हेलो बच्चों। तो हम पढ़ रहे हैं प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, जो कि हमारे क्लास 10th के सीबीएसई का एनसीईआरटी की का जो 5th चैप्टर है वो है। ठीक है, तो अगर आपने मेरा ये इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाके देख सकते हैं। ये हमारे आगे के टॉपिक्स रहे। ठीक है, तो अभी हम बिना टाइम वेस्ट किए आगे के चैप्टर को शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमने जो पढ़ा था कैसे कैसे धीरे धीरे पहले प्रिंट मीडिया नहीं थी, हमारे पास कोई प्रिंट्स नहीं होते थे, और कैसे कैसे धीरे धीरे वो पहले चाइना में आया था, फिर जापान में, और उसके बाद फिर वो हमारे यूरोप में आने लगा। ठीक है, और फिर धीरे धीरे उसका विस्तार होने लगा था। तो अभी हमारा ये टॉपिक है, लेट्स कंटिन्यू विद दैट। ओके, गुटेनबर्ग एंड द प्रिंटिंग प्रेस। ओके, तो हमारे जो गुटेनबर्ग थे वो इटली लेकर आए थे, चाइना, ही वॉज अ एक्सप्लोरर। तो वो इस प्रिंटिंग टेक्निक को चाइना से सीखा था उन्होंने, और वो उनको ले जाके इटली लेके गए थे। ठीक है, अभी उसके आगे पढ़ते हैं। Gutenberg was the son of merchant and grew up in a large agricultural estate. From his childhood, he had seen wine and olive presses. गुटनबर्ग जो थे वो एक मर्चेंट, मतलब जो व्यापारी होते थे, उनके बेटे थे, और बड़े ही एग्रीकल्चर स्टेट में वो पले बड़े थे। तो उन्होंने बचपन से वो खेती वगैरह देखी थी, जिसमें वो वाइन और ऑलिव वगैरह की खेती देखी थी उन्होंने। सब्सिक्वेंटली ही लर्न द आर्ट ऑफ पॉलिशिंग स्टोन्स। फिर बाद में उन्होंने स्टोन पॉलिश करने का आर्ट जो है उन्होंने सीखा, एंड बिकेम अ गोल्ड स्मिथ, और वो सुनार बन गए। जो हमारे यहाँ आर्ट, हमारे यहाँ जो विजुअली उसको सुनार कहते हैं। तो एंड ऑल्सो अक्वायर द एक्सपर्टीज टू क्रिएट लीड मोल्ड्स यूज्ड फॉर मेकिंग ट्रिंकेट्स। और उन्होंने एक एक्सपर्टीज एक चीज़ में हासिल की, वो है ट्रिंकेट्स। ट्रिंकेट्स ही होता है जैसे जो वो गहने होते हैं ना छोटे छोटे, उसको हम ट्रिंकेट्स बोलते हैं। ड्राइंग ऑन दिस नॉलेज, Gutenberg adapted existing technology to design his innovation. The olive press provided the model of the printing press, and the molds were used for casting the metal types for the letters of the alphabets. अब इस नॉलेज में उनको ना क्या कहते हैं, ये चीज़ें एक नई चीज़ उनको समझ में आई कि जो वो ऑलिव प्रेस हो ना, वो जो ऑलिव प्रेस होता था उनसे उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस के लिए कुछ चीज़ें बनाई, जो लेटर्स जो होता था उसको फ्रेम करते थे। वो जो ट्रिंकेट्स होती थी ना, तो वो छोटी 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 चीज़ें होती थी, जिससे एक शेप दिया जाता था किसी भी ज्वेलरी को या स्टोन को, उसको वो शेप देने का काम करती थी। तो वो यूज़ आने लगी। फिर उन्होंने सोचा है कि शायद ये यूज़ आ सकता है एक प्रिंटिंग प्रेस के लिए। ठीक है, तो then they were used for casting the metal types for the letters of the alphabet. तो वो उसको फिर उन्होंने अल्फ़ाबेट में क्रिएट करने के लिए सोचा। इन 1448 गुटेनबर्ग परफेक्टेड द सिस्टम, और बाय 1448 जो है गुटेनबर्ग ने इस चीज़ में परफेक्शन हासिल कर ली। द फर्स्ट बुक ही प्रिंटेड वॉज द बाइबल। जो पहली बुक उन्होंने प्रिंट की थी वो थी बाइबल। अबाउट 180 कॉपीज वर प्रिंटेड एंड इट टुक 3 years टू प्रोड्यूस देम। तो अबाउट 180 कॉपी जो है वो प्रिंट की गई, और इसको करने में 3 साल लग गए। बाय द स्टैंडर्ड्स ऑफ द टाइम दिस वॉज अ फास्ट प्रोडक्शन। उस टाइम का ये सबसे फास्ट प्रोडक्शन था। द न्यू टेक्नोलॉजी डिड नॉट इंटायरली डिस्प्लेस द एग्जिस्टिंग आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग बुक बाय हैंड। ये जो नई टेक्नोलॉजी थी वो उसने पूरी तरह से जो हाथ से जो प्रिंट होती थी, इसने उसको पूरी तरह से बिल्कुल भी रिप्लेस नहीं किया था, क्योंकि उसमें भी बहुत टाइम लगता था, इसमें भी बहुत टाइम लगता था। तो रिप्लेस कर दिया इसने, ये इसको नहीं कह सकते। ठीक है, तो in fact printed books are first closely resemble the written manuscript in appearance and layout. जो प्रिंटेड जो बुक्स थे
एट फर्स्ट वो बहुत ही क्लोजली रिजम्बल्ड करते थे जो हाथ से मैन्युस्क्रिप्ट लिखी जाती थी उसको, ठीक है। तो द मेटल लेटर्स इमिटेटेड द ऑर्नामेंटल हैंड रिटन स्टाइल। जो मेटल लेटर्स होते थे ना, वो जो ट्रिंकेट्स बोला था ना मैंने, जो ट्रिंकेट छोटे छोटे लेटर्स को बनाते थे वो वुडन और मेटल में, तो वो जो उससे वो प्रिंट करते थे। तो उसी जो मेटल लेटर्स होते थे, वो जो मेटल लेटर्स थे उन्होंने उस चीज़ को उस फॉर्म में बनाया था। तो जो ऑर्नामेंटल हैंड रिटन स्टाइल्स थे वो उसने उसी की कॉपी करी, जो मेटल लेटर्स थे ऑलमोस्ट। तो बॉर्डर्स वर इल्यूमिनेटेड बाय हैंड विद फॉलिएज एंड अदर पैटर्न्स एंड इलस्ट्रेशन वर पेंटेड, ठीक है। तो उसके बॉर्डर्स होते थे उसको हाथ से बनाते थे, जिसमें वो पत्ते और दूसरे पैटर्न्स वगैरह उसके बॉर्डर पे वो करते थे, और जो इलस्ट्रेशंस होते थे उसको वो पेंट करते थे। इन द बुक्स प्रिंटेड फॉर द रिच स्पेस फॉर डेकोरेशन वॉज केप्ट ब्लैंक ऑन द प्रिंटेड पेज। जो रिच के लिए जो बुक प्रिंट की जाती थी उसमें जो डेकोरेशन का की जो जगह होती थी वो उसको खाली रखते थे। ईच परचेजेस कुड चूज द डिज़ाइन एंड डिसाइड ऑन द पेंटिंग स्कूल दैट वुड डू द इलस्ट्रेशन। हर जो परचेजर होता था ना, वो उनके लिए अलग से वो डिज़ाइन और वो जो की जाती थी वो लोग ही डिसाइड करते थे कि वो उनको किस तरह का डिज़ाइन चाहिए। तो इन द 100 years बिटवीन 1450 एंड 1550 प्रिंटिंग प्रेस वर सेटअप इन द मोस्ट कंट्रीज ऑफ यूरोप। तो जो इन 100 सालों में बिटवीन 1450 से लेके 1550 तक जो प्रिंटिंग प्रेस थे वो ज़्यादातर कंट्रीज़ में, यूरोप कंट्रीज़ में वो सेटल हो चुके थे। प्रिंटर्स फ्रॉम जर्मनी ट्रैवल टू द अदर कंट्रीज सीकिंग वर्क एंड हेल्पिंग स्टार्ट न्यू प्रेसेस। तो जो प्रिंटर्स थे जर्मनी के, वो बहुत सारे जगहों पे उन्होंने वो बहुत सारे जगहों पे उन्होंने तो जर्मनी के जो प्रिंटर्स थे उन्होंने दूसरे कंट्रीज़ में भी वो ट्रैवल किया जॉब ढूंढने के लिए, एक नए प्रेस को स्टार्ट करने के लिए। तो एज अ नंबर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस ग्रीव बुक प्रोडक्शन बूम्ड। तो जैसे जैसे प्रिंटिंग प्रेस जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा, तो जो प्रिंटिंग प्रेस था वो धीरे धीरे वो जो व्यापार था वो धीरे धीरे फलने फूलने लगा। द सेकेंड हाफ ऑफ द 15th century saw 20 million copies of printed books flooding the markets in the Europe. तो जो सेकेंड हाफ था 15th century का, उसने देखा कि 20 मिलियन कॉपी जो है प्रिंटिंग बुक्स की वो बिक गई और पूरे मार्केट में वो फैल गई थी। द नंबर वेंट अप इन द 16th century टू अबाउट 200 मिलियन कॉपीज। सोचो कि वो जो फिर 20 से 200 मिलियन कॉपी जो है वो प्रिंटिंग प्रेस की बिक गई। द शिफ्ट फ्रॉम द हैंड प्रिंटिंग ऑफ द मैकेनिकल प्रिंटिंग लेड टू द प्रिंट रेवोल्यूशन। वो जो शिफ्ट था हैंड प्रिंटिंग से मैकेनिकल प्रिंटिंग का, वो एक रिवोल्यूशन में तब्दील हो गया था, ठीक है। नाउ यू कैन सी हियर हाउ दोज प्रिंटिंग्स वर डन, ओके। ये जो ये वो फ्रेम होता था और ये स्क्रू होती थी और ये हैंडल होता था, ये प्लेटन प्रिंटिंग ब्लॉक है ना, जो वो पेपर के ऊपर यहाँ पे पेपर होता था और ये इसके ऊपर वो प्रिंटिंग ब्लॉक जो है वो रखा जाता था, ठीक है। विल गो टू द नेक्स्ट, ओके। सो लेट्स सी दिस। ये जो है Gutenberg printed about 180 copies of which no more than 50 have survived. गुटनबर्ग ने ना 180 कॉपीज जो है वो प्रिंट करी थी, जिसमें 50 से ज़्यादा वो सर्वाइव नहीं कर पाए। लुक एट द पेजेस ऑफ गुटनबर्ग्स बाइबल केयरफुली। इस पेज को देखो केयरफुली। They were not just products of new technology. The text was printed in the new Gutenberg press with metal type, but the borders were carefully designed, painted, and illuminated by hand by artists. तो इसके जो ये जो डेकोरेशंस होते थे ये हैंड प्रिंटेड होते थे, आर्टिस्ट के द्वारा किए जाते थे। इसकी वजह से वो ज़्यादा दिन तक वो सर्वाइव नहीं कर पाते थे, क्योंकि ऑब्वियसली ये ख़राब हो जाते थे थोड़े दिन बाद।
नो टू कॉपीज़ वर द सेम। अब क्योंकि अब इतने सारे जो बनाते थे और सबको हाथ से ही बनाना होता था, तो एग्जैक्टली एक जैसा दूसरा नहीं हो पाता था, क्योंकि थोड़ा बहुत तो वो डिफरेंस आ ही जाता है। तो एवरी पेज ऑफ ईच कॉपी वॉज डिफरेंट। तो जो हर पेज का जो एक कॉपी होती थी, वो कुछ ना कुछ वो डिफरेंस होता ही था। इवन वन टू कॉपीज लुक सिमिलर, ए केयरफुल कंपैरिजन विल रिवील द डिफरेंसेज। इवन जो दो कॉपीज होती थी वो थोड़ी सिमिलर दिखती थी, लेकिन अगर उसको ध्यान से देखा जाए तो उसमें डिफरेंसेस दिखते ही दिखते थे। एलिट्स एवरीवेयर प्रेफर दिस लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। अब जो अच्छे खासे जिनके पास पैसे थे, वो उसको नहीं चाहते थे कि वो ऐसा उनको ऐसे ही नहीं चाहिए था, उनको थोड़ी डिफरेंस नहीं चाहिए था। वो कॉपी का मतलब उसको वो सेम ही चाहिए होता था। तो अब जो थोड़े बहुत जिनके पास पैसे कम होते थे वो लोग, तो उनको चलता था, पर जो अब ज़्यादा बड़े लोग होते हैं उनको तो थोड़े उनकी होती है थोड़ी बहुत। खैर, for what they possess then could be claimed as unique, for no one else owned a copy that were exactly the same। तो अब वो जो बड़े लोग होते हैं उनको तो पता ही, उनके थोड़े मतलब ऐसे चोचले होते हैं कि जो चीज़ उनके पास है वो दूसरे के पास नहीं होनी चाहिए। वो तो आज भी है ऑब्वियसली, कि आज भी जो बड़े लोग होते हैं उनको मार्केट में सिंगल पीस चाहिए होती है, और उन्हें बुरा लगता है जब अगर उनकी कॉपी कोई और कर लेता है, या फिर वैसी किसी चीज़ दूसरे के पास हो, तो दे फील बैड। तो वो हमेशा से चलती आ रही है, इट्स नॉट न्यू। तो उनको भी बुरा लगता था कि अगर उनके पास अगर कोई कॉपी है और वो वही सेम चीज़ अगर दूसरे के पास होती तो उन्हें पसंद नहीं आती थी। इन द टेक्स्ट यू विल नोटिस द यूज ऑफ कलर विद इन द लेटर्स इन वेरियस प्लेसेस। तो इस टेक्स्ट में आप नोटिस करेंगे कि जो कलर है वो अलग अलग और अलग अलग डिफरेंट होते थे थोड़े बहुत। This had two functions. It added color to the page and highlighted at holy words and emphasized their significance. इसके जो दो functions होते थे, पहला कि ये तो कलर ऐड करते थे पेजेस में, और दूसरा कि जो होली वर्ड्स होते थे उसको उसको क्या करते थे, थोड़ा बड़ा और थोड़ा हाईलाइट कर देते थे। ठीक है, इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। लेट्स ओके, here is a new topic, the print revolution and its impact. Okay, so what was the print revolution? Print revolution था क्या? It was not just a development or new way of producing books, it transformed the lives of people. ये सिर्फ एक डेवलपमेंट नहीं था कि बुक प्रोड्यूस करना, इसने बहुत सारे जीवन को बहुत सारे चेंजेस लाए थे इसने। ठीक है, चेंजिंग देयर रिलेशनशिप टू इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज। इन्होंने बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत सारे चेंजेस लाए थे, क्योंकि उनको अब जैसे प्रिंट्स होने लगे थे तो नई नई चीज़ें उनको देखने को मिलती थी, पढ़ने को मिलती थी, समझने को मिलती थी। उनका नॉलेज मतलब सब कुछ बहुत चेंज हो चुका था। इट इन्फ्लुएंस्ड पॉपुलर परसेप्शन एंड ओपन अप न्यू वेज ऑफ लुकिंग एट द थिंग्स। तो इसने अब क्योंकि जब हम जैसे जैसे हमारे अंदर ज्ञान होता है, हम नई चीज़ों को देखते हैं, बहुत सारी चीज़ों को अलग तरीके से देखते हैं, तो हमारे सोचने समझने का नज़रिया चेंज हो जाता है। तो वही चीज़ थी, ये धीरे धीरे लोगों के थॉट्स पे, लोगों के परसेप्शन पे उसको वो जो है चेंज करने लगी थी। ठीक है, लेट अस एक्सप्लोर सम ऑफ दीज चेंजेस। चलो इन चेंजों को देखते हैं। अ न्यू रीडिंग पब्लिक, एक जो नई रीडिंग पब्लिक थी। ठीक है, विद द प्रिंटिंग प्रेस अ न्यू रीडिंग पब्लिक इमर्स्ड, प्रिंटिंग रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ बुक। अब इस प्रिंटिंग प्रेस की वजह से बहुत सारी नई जो पब्लिक थी वो इमर्ज होने लगी। प्रिंटिंग रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ बुक्स। अब जो वो प्रिंटिंग थी ना, कॉपी वाली जो, तो वो धीरे धीरे पैसों को कम करने लगी जैसे अब कोई एक चीज़ होती है वो थोड़ी महंगी होती है, बट उसकी बहुत सारी कॉपीज आ जाती है, तो अपने को थोड़ी वो सस्ते मिलती है। द टाइम एंड लेबर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ईच बुक केम डाउन। अब जो टाइम और लेबर था उस चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए वो भी कम हो गया। मतलब मल्टीपल कॉपीज़ कुड बी प्रोड्यूस्ड विद ग्रेटर ईज। अब बहुत सारी कॉपीज़ जो है वो प्रोड्यूस जाती थी बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत कम टाइम में। बुक्स फ्लडेड द मार्केट, रीचिंग आउट एन एवर ग्रोइंग रीडरशिप। अब जो है मार्केट में ये सारी बुक फैल गए थे, और बहुत सारे जो है वो रीडरशिप वाले को उन्होंने ग्रो किया था। एक्सेस टू बुक्स क्रिएटेड अ न्यू कल्चर ऑफ रीडिंग। अर्लियर रीडिंग वाज रिस्ट्रिक्टेड टू द एलिट्स।
अब जो है सबके पास वो एक्सेस मिल गया था, वो जो जिनके पास बहुत सारा पैसा नहीं होता था या फिर छोटे मोटे व्यापारी होते थे, छोटे मोटे आम नागरिक होते थे, वो लोग भी पढ़ने लगे। अब ये जो रीडिंग है ना, वो सिर्फ और सिर्फ बड़े लोगों का काम नहीं रह गया था। कॉमन पीपल लिव्ड इन अ वर्ल्ड ऑफ ओरल कल्चर। जो कॉमन पीपल थे वो ओरल कल्चर में रह गए जाके, कि अगर कोई एक पढ़ता था तो वो लोग सुन के रह जाते थे। दे हर्ड सेक्रेट टेक्स्ट रीड आउट, बालार्ड्स रिसाइटेड एंड फोक टेल्स नैरेटेड। अब उन्होंने जो है, अब कोई एक पढ़ता था तो वो सब लोग सुनते थे। बालार्ड्स का मतलब की मीनिंग होती है एक हिस्टोरिकल फोक जो है वो टेल होती थी, तो उसको कहते थे बालार्ड, जस्ट लाइक पोएम वगैरह सब, ठीक है। तो वही चीज़ थी, तो उसको जो है कोई पढ़ता था और बाकी सब लोग सुनते थे, इस टाइप से चीज़ें होती थी। पीपल कलेक्टिवली हर्ड अ स्टोरी और सॉ अ परफॉर्मेंस, एज यू विल सी इन चैप्टर 8। अब आप चैप्टर 8 में देखेंगे कि वो स्टोरी सुनते थे और वो परफॉर्मेंस को जो है वो देखते थे। Before the age of print, books were not only expensive but they could not be produced in a sufficient number. तो इस एज ऑफ प्रिंट के से पहले वाले एज में कि वो ना ही वो बुक्स एक्सपेंसिव थे, बट वो एक सफिशिएंट नंबर में भी नहीं अवेलेबल होता। तो ऑब्वियसली वो अब जो हैंड रिटन थी तो बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं पाई जाती थी, कुछ ही लोग बस वो प्रिंट करते थे और कुछ ही लोगों के पास वो अवेलेबल होती थी। बट द ट्रांजिशन वर नॉट सो सिंपल। बट ये जो ट्रांजिशन था वो बहुत ही ज़्यादा आसान नहीं था। बुक्स कुड बी रीड ओनली बाय द लिटरेट एंड रेट्स ऑफ लिटरेसी इन मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज वर वेरी लो टिल द 20th सेंचुरी। अब वो जो बुक्स है तो वो तो भी वही लोग पढ़ पाएंगे ना जो पढ़े लिखे होंगे। अब जो इलिटरेट थे वो कैसे पढ़ पाएंगे, और उस टाइम पे जो लिटरेसी रेट थी यूरोपियन कंट्रीज में वो बहुत कम थी 20th सेंचुरी तक। हाउ देन कुड पब्लिशर्स परsuade द कॉमन पीपल टू वेलकम द प्रिंटेड बुक। अब जो पब्लिशर्स होते थे वो आम लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे ये प्रिंटेड बुक, जो पढ़े नहीं हैं, जिनको पढ़ना ही नहीं आता, उनके पास वो पब्लिशर्स कैसे बुक पहुंचा सकते हैं। टू डू दिस दे हैड टू कीप इन माइंड द वाइडर रीच ऑफ प्रिंटेड वर्क, इवन दोज हु डिड नॉट रीड कुड सर्टेनली एंजॉय लिसनिंग द बुक्स। अब इसके लिए फ़िलहाल तो एक यही तरीका था कि जो लिटरेट होंगे वो पढ़ेंगे और बाकी लोगों को पढ़ के सुनाएंगे, ठीक है। सो प्रिंटर बिगन पब्लिशिंग पॉपुलर बालार्ड्स एंड फोक टेल्स एंड सच बुक्स वुड बी सो प्रोफेजली इलस्ट्रेटेड विद पिक्चर्स। अब जो है इसके लिए उन्होंने एक उपाय सोचा कि एक काम करते हैं, एक बुक जो बनाते हैं जिसमें बड़े बड़े पिक्चर्स होंगे, ठीक है। वो स्टोरीज बताएंगे, वो पोएम्स बताएंगे, वो उस तरह से चीज़ें को अब उन्होंने सोचा कि इसको मार्केट में लाते हैं और ये चीज़ें ज़्यादा फ़िलहाल उस टाइम के लिए ज़्यादा बेहतर होगी। They were then sung and recited at gatherings in villages and in taverns in towns. अब वो धीरे धीरे चीज़ें जो है वो वहाँ पे गाए जाने लगी, वो सब चीज़ें वो लोग सुनने लगे उस टाइम पे। तो सी ballad means a historical account or folk tale in verse usually sung or recited। जो historical जो folk tale वगैरह होती थी उसको कहते थे। अब oral culture thus entered print and printed material was orally transmitted। तो जो ओरल कल्चर है अब ये प्रिंट और प्रिंटेड मटेरियल में ओरली ट्रांसमिट होने लगी, जैसे कि लोगों को कुछ लोग जैसे पढ़ते थे या फिर कुछ स्टेज परफॉर्मेंस देते थे, उसमें वो उस कहानी को, स्टोरी को नरेट किया जाता था। ओके, रिलीजियस डिबेट्स एंड द फियर ऑफ प्रिंट। अब यहाँ पे आ गया हमारा रिलीजियस डिबेट्स और जो प्रिंट से जो फियर, डर था, उसके बारे में बात करते हैं। प्रिंट क्रिएटेड द पॉसिबिलिटी ऑफ वाइड सर्कुलेशन ऑफ आइडियाज एंड इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू वर्ल्ड ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन। अब ये जो प्रिंट है ना, अब जैसे जैसे लोगों के पास चीज़ें बढ़ने लगी, जो लोगों के पास चीज़ें आने लगी, तो लोग उसको ज़्यादा समझने लगे, ज़्यादा पढ़ने लगे, उनके थॉट को एक नई दिशा मिली, एक नया डायरेक्शन मिला, तो लोग बहुत तरीके से वो सोचते थे। अब ये एक तरह से एक नए वर्ल्ड का विस्तार हुआ था, ठीक है। अब ये लोगों के बीच में डिबेट का कारण बनता था। अब जैसे अब जो पढ़ा लिखा नहीं है वो क्या ही डिबेट करेगा, बट जहाँ चार लोग अगर जो होते हैं, अगर वो इकट्ठे होते हैं और वो जो पढ़ते हैं, उनको अगर नॉलेज होती है तो हम किसी भी उस टॉपिक पे वो डिस्कस कर सकते हैं कि
तो वही चीज़ अब जैसे जैसे 4 लोग पढ़ने लगे तो अब उनको डिस्कस करने के लिए नया टॉपिक मिलने लगा, तो ये चीज़ होने लगी। Even those who disagree with established authorities could now print and circulate their ideas. अब जो जैसे पहले एक कोई चीज़ किसी ने बोल दी तो वो सबने मान ली, बट धीरे धीरे जैसे लोग पढ़ने लगे, लोगों को नॉलेज आने लगी, तो फिर वो अब कोई छोटी सी बात पे वो सब लोग डिबेट करने लगे। तो अब ऐसा होता था कि जो डिसअग्री करते थे किसी के किसी बात से, अब वो उसको प्रिंट कर देते थे और अपने आइडियाज़ को उसको प्रिंट करके और सर्कुलेट कर देते थे। तो थ्रू द प्रिंट मैसेज दे कुड परsuade पीपल टू थिंक डिफरेंटली एंड मूव देम टू एक्शन। दिस हैड सिग्निफिकेंस इन डिफरेंट स्फेयर्स ऑफ लाइफ। अब वो क्या करते थे कि अपने उस आइडिया को उसको प्रिंट कर देते थे बहुत अच्छे तरीके से, और उस चीज़ को वो लोगों को अब उस डिफरेंट तरीके से उस एक किसी भी बात का डिफरेंट पर्सपेक्टिव समझाने के लिए लोगों को अब वो आसानी होती थी। ठीक है, नॉट एवरीवन वेलकम द प्रिंटेड बुक एंड दोज हु डिड ऑल्सो हैड फियर्स अबाउट इट। अब सबने इस प्रिंटेड बुक का जो है को वेलकम नहीं किया, और जिन्होंने किया उसको भी ये थोड़ा डर था उनके अंदर में। मैनी वर अप्रीहेंसिव ऑफ द इफेक्ट्स दैट द ईजियर एक्सेस टू प्रिंटेड वर्ल्ड एंड द वाइडर सर्कुलेशन ऑफ बुक्स कुड हैव ऑन पीपल्स माइंड। अब ऑब्वियसली थोड़ा डर तो होता है कुछ लोगों को, जिनका जो अगर बड़े पोजीशन पे होते हैं, बड़े पावर पे होते हैं, तो वो चाहते हैं कि बहुत सारी बातें आम जनता को, आम लोगों को ना समझ में आए, ताकि क्योंकि फिर उनके वे ऑफ जो है थिंकिंग वो चेंज हो जाएगी, उनको चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल जाएगा, तो वो ये नहीं चाहते थे। ठीक है, इफ़ दैट हैपन द अथॉरिटी ऑफ वैल्यूएबल लिटरेचर वुड बी डिस्ट्रॉयड। और अगर ऐसा होता है तो जैसे अलग अलग एक बात पे, किसी एक विचार पे अगर 4 लोगों के अलग अलग मत होते हैं, अलग अलग विचार होते हैं, तो इसमें जो है लोगों के बीच में आपसी मतभेद शुरू हो जाएगी। तो ये इस बात का उनको डर था, जो अथॉरिटी में थे, जो बड़े पोस्ट पे थे, उन लोगों को ये डर था कि ये सब चीज़ें जो है अगर वो डिफरेंट तरीके से लोगों के सोचने के तरीक़ों को चेंज कर सकती है, और उसका जो है वो इम्पैक्ट पड़ सकता है। Expressed by religious authorities and monarchs, as well as many writers and artists, this anxiety was the basis of widespread criticism of new printed literature and that had begun to circulate. अब वो जो है, जो बड़े बड़े लोग होते थे, मोनार्क हो गए, जो अथॉरिटीज़ हो गई, रिलीजियस अथॉरिटीज़ मतलब जो पोप और ये सब जो होते थे, उनके अंदर ये डर बैठ गया कि अब ये धीरे धीरे चीज़ें जो है वो डिफरेंट हो जाएंगी लोगों के लिए, तो उनके मन में अलग अलग विचार आएंगे और उससे हो सकता है चीज़ें बदल जाएँ। Let us consider the implication on this is one sphere of little life in early modern Europe, namely religion. ठीक है, तो इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट वो रिलीजन पे पड़ने लगा। In 1517, the religious performer Martin Luther wrote 95 these criticizing many of the practices and rituals on the Roman Catholic Church. अब 1570 में एक रिलीजियस परफॉर्मर जो थे वो मार्टिन लूथर, उन्होंने लिखा 95 क्रिटिसिज्म लिखी, जो नॉर्मल प्रैक्टिस और रिचुअल्स होते हैं रोमन कैथलिक चर्च के लिए। ठीक है, अ प्रिंटेड कॉपी ऑफ दिस वाज पोस्टेड ऑन चर्च डोर इन द विटनबर्ग। अब इसका जो एक प्रिंटेड कॉपी है वो चर्च के डोर पे विटनबर्ग पे में चिपका दिया गया था। इट चैलेंज द चर्च टू डिबेट हिज आइडियाज़। अब इसने चर्च को चैलेंज किया कि इस आइडियाज़ पर डिबेट की जाए। लूथर्स राइटिंग वर इमीडिएटली रिप्रोड्यूस्ड इन वास्ट नंबर्स एंड रेड वाइडली। अब जो लूथर की राइटिंग थी वो अचानक से बहुत सारी फैल गई और बहुत लोगों के पास पहुंच गई। दिस लेड टू अ डिवीजन विद इन अ चर्च एंड द बिगिनिंग ऑफ प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। अब इससे जो है ये चर्च और जो बिगिनिंग थी प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन की, वो उसमें जो है वो डिवीज़न आना शुरू हो गया। लूथर्स ट्रांसलेशन ऑफ न्यू टेस्टामेंट सोल्ड 5000 कॉपी विद इन द फर्स्ट वीक एंड सेकेंड एडिशन अपीयर्ड विद इन द 3 मंथ्स। अब लूथर का जो ट्रांसलेशन था इस न्यू टेस्टामेंट को लेकर के, वो 5000 कॉपी उसकी ऑलरेडी बिक गई इन कुछ ही हफ्ता में, और इसका जो सेकेंड एडिशन है वो 3 मंथ के अंदर ही आ गया। Deeply grateful to the print, Luther said, printing is the ultimate gift of God and greatest one. अब क्योंकि लूथर को इसका बहुत ही जल्दी फ़ायदा हुआ था, बहुत ही बड़ा फ़ायदा हुआ था, तो उसने कहा कि ये जो प्रिंटिंग है ये एक अल्टीमेट गिफ्ट है गॉड के द्वारा और ये सबसे बड़ा गिफ्ट है।
Several scholars in fact think that print brought about new intellectual atmosphere and helped spread the new ideas that led to the reformation. अब जो कुछ स्कॉलर्स था कुछ स्कॉलर्स थे, उनका ये मानना था कि ये प्रिंट है ना, एक नए समझदार एटमॉस्फेयर को बनाया है इसने, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को नॉलेज पहुंची, ज़्यादातर लोग पढ़ने लगे, ज़्यादातर लोगों के अंदर जो थिंकिंग है वो चेंज हो गई। तो उनका ये कहना था कि इसने नए आइडियाज़ को लाया है लोगों के बीच में। तो इट्स रियली अ ग्रेट थिंग। ठीक है। प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, ये प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन क्या था? 16th century movement to reform the Catholic Church dominated by Rome. Martin Luther was one of the main Protestant reformers. Several traditions of anti-Catholic Christianity developed out of the movement. अब प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन क्या थे? तो 16th सेंचुरी में जो एक मूवमेंट हुआ था, वो जो कैथोलिक चर्च होती है वो डोमिनेट की जाती थी रोम के द्वारा। तो मार्टिन लूथर जो वो थे ना, उन्होंने उसको अगेंस्ट उसके अगेंस्ट गए थे। ठीक है। अब ये है प्रिंट एंड डिसेंट। Print and popular religious literature stimulated many distinctive individual interpretations of faith even among the little educated working people. अब ये प्रिंट और पॉपुलर रिलीजियस लिटरेचर जो थे वो बहुत सारे लोगों में जो फैल गया था, जो कि इवन जो थोड़े बहुत जो एजुकेटेड थे, थोड़े बहुत जो पढ़े लिखे थे और वर्किंग पीपल थे, इसमें उनको उसका विस्तार होने लगा था। In the 16th century, Monocchio, a miller in Italy, began to read books that were available in his locality. Monocchio जो था एक मिलर था, एक लोकेलिटी में जो बुक्स पाए जाते थे उनको वो पढ़ने लगे थे। He reinterpreted the message of the Bible and formulated a view of God and creation and embraced the Roman Catholic Church. अब उन्होंने क्या किया कि मैसेज के बाइबल के मैसेज को एक अलग तरीके से इंटरप्रेट किया और उसको जो है उन्होंने उसमें बताया, गॉड और क्रिएशन को जो है उसके डिफरेंट व्यू को दिखाया। ठीक है। when the Roman Church began its inquisition to repress heretical ideas, तो ये जो रोमन कैथोलिक चर्च था के जो आइडियाज़ थे इनक्विजिशन को लेकर के और जो हेरेटिकल आइडियाज़ थे उसको जो है वो बताने के लिए, जो उनके जो धर्म और विधर्मी जो काम थे उसको बताने के लिए उन्होंने क्या किया कि उसको रिप्रेस करने लगे। मोनोक्यू वाज होल्ड अप ट्वाइस एंड अल्टीमेटली एग्जीक्यूटेड। मोनोक्यू जो है उनको 2 बार जो है उनको पनिशमेंट दी गई और अल्टीमेटली उसको एग्जीक्यूट किया गया, मीन्स कि उनको मतलब मार दिया गया। द रोमन चर्च, troubled by such efforts of popular reading and questionings of faith, imposed severe controls and over publishers and booksellers and began to maintain the index of prohibited books from 1558। अब वो जो रोमन चर्च है, क्योंकि उसी की सत्ता चल रही थी, वो जो बोलते थे वही लोग मानते थे, बट धीरे धीरे जैसे लोगों को अलग अलग चीज़ें अलग अलग पढ़ने को मिली, अलग अलग तरीके से चीज़ों को देखने और एक्सप्रेस करने का मौका मिला, तो इससे रोमन चर्च को दिक्कत होने लगी। तो उन्होंने क्या किया कि ये जो बुक सेलर्स के पास और पब्लिशर्स के पास जो एक पावर था ना लोगों में अलग अलग मैसेज भेजने का, उसको जो है उन्होंने प्रोहिबिट और अपने हाथ में कंट्रोल लेने के लिए का निश्चय किया था और उसको जो है उन्होंने प्रोवाइड किया। जो 1558 से जो बुक्स थे उसके ऊपर वो लोग नज़र रखने लगे थे। द रीडिंग मैनिया। ओके, एक्चुअली अभी मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है इतने लंबे वीडियोस बनाने में, क्योंकि वो सही से अपलोड नहीं हो पाती। तो मैं इस टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगी। आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है या फिर अगर कुछ और भी चीज़ें अगर समझनी है या फिर किसी और तरीके से समझनी है तो आप मुझे इसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और ये जो टॉपिक है नया, द रीडिंग मैनिया, ये मैं इसको अगले वीडियो में कंटिन्यू करूँगी। ठीक है। तो प्लीज़ गो एंड वॉच इसके जो पहले की वीडियो थी वो, और आप इसके बाद की वीडियो भी देखना। मैं इसके बाद के टॉपिक्स को मैं वहाँ पे कवर करूँगी और इससे ज़्यादा बड़े वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। ठीक है। तो एंड अगेन आई एम सेइंग कि ये वीडियो
क्लास 10th CBSE क्लास 10th के बच्चों के लिए जो इस बार बोर्ड में अपीयर हो रहे हैं। एंड मैंने कोशिश की है कि मैं टॉपिक्स को अच्छे से समझा पाऊँ, इसलिए मैंने इसको लाइन बाय लाइन कवर करने की कोशिश की है। तो अगर इसमें फिर भी अगर इसको कुछ थोड़ा अलग तरीके से आपको जो जानना है या समझना है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं इसको और भी बेहतर बनाने की कोशिश करूँगी। Because I have started this new, so I may have little difficulties कि इसको कैसे ऑपरेट करना है। आई एम एक्चुअली लिटिल न्यू इन दिस फील्ड, तो इन दिस वीडियो मेकिंग फील्ड एक्चुअली। तो प्लीज़ लेट मी नो अगर कुछ ऐसा होता है। और बच्चों पढ़ते रहो और नई नई चीज़ों को सीखते रहो। जैसा कि अभी हम पढ़ ही रहे हैं कि कैसे एक नॉलेज ने चीज़ों को कैसे कितना डिफरेंट तरीके से सोचने समझने के लिए लोगों को मजबूर किया था। तो हमेशा हमको पढ़ते रहना चाहिए, नई नई चीज़ें सीखती रहनी चाहिए। एंड योर एग्ज़ाम्स आर कमिंग, तो आप मेहनत करते रहिए और यस आगे बढ़ते रहिए जीवन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ वॉच द नेक्स्ट वीडियो, ओके। तभी आपके पूरे टॉपिक्स कवर हो पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।